बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग होता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की ओर से पहले ही संकेत दिए गए थे, अब खुद चिराग पासवान ने उस पर मुहर भी लगा दी है। खबर है चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने तय किया है कि चिराग किसी सुरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से मैदान में उतरेंगे। इस खबर के मायने क्या हैं? बिहार की सियासत में इसका असर क्या होने वाला है, इस पर आगे आपको देंगे जानकारी। लेकिन पहले चिराग पासवान को सुनिए जो आज सुबह उन्होंने राजधानी दिल्ली में कहा। पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान अभी हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद हैं। पिछले साल तीसरी बार जीतकर वो सांसद बने। मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। चिराग पहले भी ये कहते रहे हैं कि वो ज्यादा दिनों तक राष्ट्रीय राजनीति में नहीं रहना चाहते। अब जिस तरह से उनके बिहार में सक्रिय होने की खबर है, उसके बाद ये सवालों के साथ चर्चा ज्यादा हो गई है कि चिराग के मन में क्या चल रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़कर चिराग सिर्फ विधायक बनने के लिए बिहार में सक्रिय हों। ऐसे में सवाल है, क्या चिराग को एनडीए बिहार में भविष्य के नेतृत्व के तौर पर तैयार करने जा रहा है? क्या चिराग पासवान आने वाले दिनों में एनडीए में नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं, या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी जेडीयू पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की राजनीति भर है? इन सवालों के आसपास 24 घंटे से बिहार की सियासत में कानाफूसी चल रही है। चिराग पासवान दोपहर को रायपुर पहुंचे थे। यहां पत्रकारों ने सवाल किया तो चिराग ने अपने दिल की बात साझा की, ये कहते हुए कि अभी चुनाव बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो नतीजों से तय होना है। वैसे एनडीए ने नीतीश को चेहरा पहले ही प्रोजेक्ट कर रखा है। चिराग की चुनावी एंट्री को एनडीए की फ्यूचर प्लानिंग के तौर पर क्या देखा जा सकता है, ये सवाल बड़ा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते हालांकि अभी सामान्य हैं। अब पहले वाली कड़वाहट तो नहीं रही। कई मौकों पर दोनों नेता मिलते जुलते हैं। बिहार की राजनीति को समझने वाले ये मानते हैं कि देर सवेर जब नीतीश कुमार सियासत से दूर होंगे तो चिराग पासवान उनकी जगह ले सकते हैं। वैसे आज जब चर्चा चिराग की राजनीति की हो रही है तो 2020 का चुनाव भूला नहीं जा सकता। उस चुनाव में नीतीश की वजह से चिराग ने एनडीए से नाता तोड़ा था। चिराग ने नीतीश की सियासत को भारी नुकसान पहुंचाया था। तब चिराग ने 243 में से 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। 41 सीटों पर एलजेपी की वजह से जेडीयू की हार हुई थी। जेडीयू को सिर्फ 42 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। 2020 के चुनाव में चिराग अगर एनडीए के साथ होते तो गठबंधन को 170 से ज्यादा सीट मिल सकती थी। चिराग पासवान बिहार में एक बड़ा सियासी फैक्टर हैं। 2014 में चिराग पहली बार राजनीति में आए, बीजेपी के समर्थन से सांसद बने। चिराग की राजनीतिक ताकत क्या है जो उन्हें बिहार की राजनीति में बड़ा फैक्टर बनाती है, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चिराग जिस पासवान बिरादरी से आते हैं उसकी आबादी 5.31% है, जो यादवों के बाद जनसंख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जाति है। चिराग की पार्टी के लोकसभा में 5 सांसद हैं। 2024 में पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सभी सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट 100% का रहा। 6.71% वोट चिराग की पार्टी को मिले थे। अभी विधानसभा में चिराग की पार्टी का कोई विधायक नहीं है, क्योंकि 2020 में एक विधायक जो जीता वो बाद में जेडीयू में शामिल हो गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि चिराग पासवान वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने चुनाव में साबित कर दिया है कि रामविलास पासवान की विरासत उन्हीं के पास है। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ भी जुटती है। चिराग के समर्थक उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखने लगे हैं। चिराग का सपना भी मुख्यमंत्री बनने का है और इसी सपने के तहत उन्होंने बिहार फर्स्ट का नारा बिहार में बुलंद कर रखा है। कभी चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की हसरत थी कि वो बिहार के सीएम बने,
लेकिन साल 2000 में बीजेपी ने नीतीश कुमार का नाम आगे किया तो रामविलास पासवान मन महसूस कर रह गए। बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। 2005 में रामविलास पासवान के सामने एक बार फिर सीएम बनने का मौका भी आया, लेकिन तब वो खुद की जिद की वजह से चूक गए। अब सवाल यह है कि आप पिता के उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चिराग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माना जा रहा है चिराग के चुनाव लड़ने के फैसले को बीजेपी का नेतृत्व भी हरी झंडी दे चुका है। सवाल तो यह है कि चिराग की पार्टी गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग सभी 38 जिलों में उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इस हिसाब से उनकी दावेदारी 38 से 40 सीटों की है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग ने विधायकी का चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है वो एक तरीके से सीटों के लिए दबाव बनाने की कोशिश भी है। चिराग के चुनावी दांव पर बिहार के नेता क्या बोल रहे हैं, अब जरा ये जान लीजिए। चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे, अभी और सिर्फ फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। यह तो केंद्रीय नेतृत्व और जो पांचों घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं लोग को फैसला करना है, लेकिन कोई भी दल अपना निर्णय करने के लिए तो स्वतंत्र रहते ही नहीं। चिराग पासवान जी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे। उन्होंने स्वयं बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू हुआ था और उन्होंने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। आना चाहते हैं तो भी स्वागत है, वहाँ रह करके भी आप यहाँ रह सकते हैं। तो उनकी बात को मैं समझता हूँ कि चुनाव लड़ना न लड़ना पार्टी का मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से ये सीख ली हो, क्योंकि हमने देखा था कि कई चुनाव में ऐसा हुआ था कि अपने तमाम नेताओं को विधानसभा के चुनाव में जो केंद्र में कद्दावर मंत्री हुआ करते थे उनको विधायक बनने के लिए मैदान में उतारा था बीजेपी ने। चाहे मध्य प्रदेश उठा लीजिए, देश के कई और दूसरे राज्य भी इस उदाहरण में आपको नजर आ जाएंगे। वहीं चिराग के चुनाव लड़ने के फैसले से बिहार की सियासत में अलग तरह की बेचैनी है और चुनावी साल में ये बेचैनी हर ओर है। हर दल और गठबंधन अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बिहार में माना जा रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एनडीए को एक तरफ टक्कर महागठबंधन से मिलेगी, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी पदयात्रा के जरिए अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर रेप कांड को मुद्दा बनाया है। इसको लेकर पार्टी सरकार के खिलाफ आक्रामक मूड में है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने निशाना साधा, बाद में पार्टी के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने निकले, जहां रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कल तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं। महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और बदहाली को मुद्दा बनाकर महागठबंधन नीतीश सरकार को घेर रहा है। रेप की घटना 26 मई की है। बच्ची की मौत अस्पताल में इलाज नहीं मिलने से हुई। विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहा है। उधर प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के जरिए नीतीश कुमार को घेरना तेज कर दिया है। लगातार वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ ने बिहार की सियासत में तमाम दलों की बेचैनी बढ़ा रखी है। नीतीश चाचा को रखे के बाद हटावे के बाद सबको बोलना है नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है। भाई ना सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है। लालू का जंगल राज चाहिए, लालू का जंगल राज चाहिए, नहीं चाहिए ना। अब हम लोग को लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर नहीं चाहिए। अब हम लोग को जनता का राज चाहिए। बिहार की राजनीति में 2 दिनों से जयचंद की भी खूब चर्चा हो रही है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर जयचंद का जिक्र किया। आरोप लगाया कि उनके खिलाफ पार्टी परिवार के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने उन्हें जयचंद कहा और समय आने पर एक्सपोज करने की बात कही। अब इसी जयचंद को एनडीए ने लालू परिवार पर हमले का सियासी हथियार बनाया है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बड़े नेताओं और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये अलग अलग तरह के जयचंद वाले पोस्टर शेयर किए गए हैं। ये तमाम दल बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं और सभी की ओर से अलग अलग सवालों के साथ पोस्टर शेयर किया गया है। निशाना लालू परिवार पर साधा गया है। अपने पोस्टर में बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस से सौदा कर समाजवादी आंदोलन को धोखा देने वाले जयचंद कौन है।
हम की जीतन राम मांझी ने पूछा है, दलित पिछड़ों का हक मारने वाला जयचंद कौन है? एलजेपी के राजू तिवारी पूछ रहे हैं, युवाओं को चरवाहा विद्यालय में छोड़ने वाला जयचंद कौन है? हालांकि इस बारे में आज जब आरजेडी के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि असली मुद्दों से भटकाने के लिए सत्ता पक्ष इस तरह की बातें बोल रहा है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल मुद्दे की बात करती है और मुद्दों की राजनीति पर ही हम लोग भरोसा करते हैं। बिहार के जनमानस और जन विश्वास के प्रतीक वाले चेहरे तेजस्वी यादव जी हैं। वर्तमान खटारा सरकार के प्रति आक्रोश है, इसलिए इसको झांकने के लिए लाख प्रयत्न करे, लेकिन जन भावना जो तेजस्वी जी के साथ है, सत्ता प्रतिष्ठान के जो खिलाफ है, वो तो साफ आने वाले कल में दिखेगी। असल में जयचंद की बिहार की सियासत में एंट्री तेज प्रताप यादव ने ही करवाई है। पिछले महीने तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। दावा किया गया कि 12 साल से वो अनुष्का यादव नाम की लड़की से रिश्ते में हैं। इस पोस्ट के सामने आते ही लालू परिवार से लेकर आरजेडी के अंदर तक भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और अनुष्का यादव की दर्जनों तस्वीरें वायरल होने लगी। तेज प्रताप के इस इशकनामे पर लालू यादव का हंटर 25 मई को चला, जब उन्होंने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। इसको लेकर कल तेज प्रताप ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि परिवार और उनके बीच झगड़ा लगाया गया है, इसमें कुछ जयचंद है। अब बिहार की सियासत में चर्चा तेज हो चली है कि तेज प्रताप ने पार्टी और परिवार में आखिर किसे बताया है जयचंद। फिलहाल इस सवाल का जवाब तेज प्रताप और लालू परिवार ही दे सकता है। भारतीय राजनीति में जयचंद को गद्दारी के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया गया है, लेकिन हर कोई जयचंद को गद्दार नहीं मानता। कई इतिहासकार भी इससे सहमत नहीं दिखते। असल में कहानी 12वीं शताब्दी की है। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी। इतिहास के मुताबिक राजा जयचंद को यह बात पसंद नहीं थी। जयचंद ने संयोगिता की शादी के लिए स्वयंवर की घोषणा की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। उल्टे चौहान की मूर्ति बनवाकर बतौर दरबान महल के दरवाजे पर बिठा दिया। संयोगिता ने स्वयंवर के दौरान मूर्ति को ही माला पहना दी। बाद में पृथ्वीराज चौहान पहुंचे और संयोगिता को अपने साथ लेकर गए। कहा जाता है इस घटना ने जयचंद को पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बना दिया और बाद में पृथ्वीराज के दुश्मन मोहम्मद गोरी से उन्होंने हाथ मिला लिया था। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। कहा जाता है कि इस युद्ध में जयचंद ने गौरी का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंदर बरदाई ने जयचंद की ये कहानी लिखी। इसी युद्ध में पृथ्वीराज की हार के बाद देश में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई थी और यहीं से जयचंद को गद्दारी के प्रतीक के तौर पर पेश किया जाने लगा और तब से जयचंद को गद्दार का पर्याय कहा जाता है। हालांकि बहुत से इतिहासकार जयचंद और गौरी के हाथ मिलाने की कहानी को सही नहीं मानते। बाद में गौरी के साथ लड़ाई में जयचंद की भी मौत